हेलो साथियों, स्वागत है आपका कॉम्पिटिशन वाला यूट्यूब चैनल पर। तो उत्तर प्रदेश की भर्तियों का सिलसिला जारी है। उसी में से उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्तियों का सिलसिला जारी है। उत्तर प्रदेश पुलिस में ये तीसरी भर्ती है। जिन लोगों की लंबाई कम है वो लोग एएसआई बनने का ये बहुत ही अच्छा मौका है उन लोगों के लिए जो लोग एएसआई बनना चाहते हैं और लंबाई कम है। जिन लोगों ने एएसआई में फॉर्म नहीं डाल पाया था या फिर उनकी लंबाई कम थी, तो आज वो एएसआई का फॉर्म आ चुका है, उसको डाल सकते हैं। अंतिम डेट क्या है, इन सब पर चर्चा करेंगे। तो चैनल पर यदि आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन की घंटी दबाइएगा। और यदि आपको ये चैनल किसी भी प्रकार से हेल्पफुल लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो चलिए इस भर्ती को हम लोग विस्तार से देख लेते हैं कि कितनी वैकेंसी है, कब फॉर्म भरे जाएंगे, अंतिम डेट क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। और एक बहुत ही अच्छी नौकरी मैं इसको कहूँगा, क्योंकि ये पिछली बार भी आई हुई थी। 2023 में इसका नोटिफिकेशन आया हुआ था। हाल ही में इसका अभी डीबीपीएसटी होने वाला है। उसकी भी जानकारी मैं आपको समय समय पर देता रहूँगा यूट्यूब चैनल पर। यदि आप पिछली भर्ती से जुड़े हुए हैं तो कमेंट करके बता जरूर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज इस भर्ती को। देखिए, भर्ती निकली हुई है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड। ठीक है, इसका देखिए कब नोटिफिकेशन आया था, तो ये 20 दिसंबर को इसका नोटिफिकेशन आया था। 20 दिसंबर 2025 को ही इसका नोटिफिकेशन आ चुका था। बहुत सारे स्टूडेंट इसको नहीं देख पाते हैं क्योंकि इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन थोड़ा सा बदलाव है, इस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट इसको नहीं देख पाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में ये देखिए 3 प्रकार की भर्ती आई हुई है। पहला तो आपकी उप निरीक्षक गोपनीय की भर्ती आई हुई है, उप निरीक्षक गोपनीय की। दूसरी पुलिस सहायक उप निरीक्षक की, जिसे हम एएसआई बोलते हैं, एवं पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा की। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की भर्ती आई हुई है। तीनों प्रकार की एजुकेशन क्वालिफिकेशन अलग अलग है। भर्ती की जो जो वैकेंसी है वो भी अलग अलग है, लेकिन पेपर प्री का पेपर एक ही होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखिएगा गोपनीय की भर्ती कितनी है आपकी, 112 पद है। और लिपिक की भर्ती कितनी है आपकी, 311 पद है। और उप सहायक लेखा की भर्ती आपकी 114 है। ठीक है, पिछली बार भी ये भर्ती आई हुई थी। हमेशा लिपिक की भर्ती हमेशा ज्यादा होती है, तो पिछली बार भी ज्यादा थी, इस बार भी ज्यादा है। तो चलिए हम लोग श्रेणी बार देख लेते हैं कि कितनी कितनी वैकेंसी दी गई है। सबसे पहले हम देखते हैं पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय की। तो गोपनीय के लिए क्या है कि 49 वैकेंसी यूआर में दिया गया है आपका। ईडब्ल्यूएस में आपका 10 वैकेंसी दिया गया है। और उसके बाद ओबीसी में आपका 29 वैकेंसी दिया गया है। और एससी की अगर बात करें तो 23 वैकेंसी दिया गया है। अनुसूचित जनजाति में आपकी एसटी में 1 वैकेंसी दी गई है। इस प्रकार से गोपनीय की 112 वैकेंसी आई हुई है। इसके बाद आपकी आती है उप निरीक्षक लिपिक की, जिसका बहुत ज़्यादा क्या है कि स्टूडेंट इंतजार करते हैं। तो लिपिक की भर्ती क्या है, यूआर की 128 है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की है आपकी 30। और उसके बाद ओबीसी आपकी है 83। एससी की आपकी 64 भर्ती है। और अनुसूचित जनजाति की आपकी एसटी की 6 वैकेंसी है। तो इस प्रकार से टोटल मिलाकर 311 वैकेंसी आपकी उप निरीक्षक लिपिक में आ जाती है। पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा की, देखिए ये लेखा की भर्ती आई हुई है। लेखा में कितनी है आपकी, यूआर की अगर बात करें तो 50 है। आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो 10 है। और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की आपकी 30 वैकेंसी है। और एससी की आपकी 23 वैकेंसी है। अनुसूचित जनजाति की आपकी एसटी की 1 वैकेंसी है। तो इस प्रकार से 114 वैकेंसी ये हो जाती है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि इसका आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या है, कब से आवेदन हो रहे हैं। तो आपके आवेदन जो है वो 20/12/2025 से हो रहे हैं, 19/1/2026 तक रहेंगे। ठीक है, तो इसमें 1 महीना मिलता है। तो 20 दिसंबर से इसका आवेदन चल रहा है और 19 जनवरी 2026 तक इसका आवेदन होगा। आवेदन में शुल्क जमा करने की तिथि भी वही सेम है। ठीक है, अगर आप कोई मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो 20 से लेकर के 22 तारीख तक 2 दिन में आप अपना मॉडिफिकेशन भी फॉर्म में कर पाएंगे। परीक्षा का शुल्क क्या लगेगा, तो आपको शुल्क नॉर्मल भर्ती में जो लगता है वही शुल्क इसमें निर्धारित किया गया है। लगभग उत्तर प्रदेश की जितनी भी भर्तियां पुलिस की आती हैं पुलिस विभाग में, उसमें फीस यही रखी जाती है, जिसमें ओबीसी ईडब्ल्यूएस और सामान्य वर्ग के लिए 500 रुपये फीस रखी गई है। और एससी एसटी के लिए आपकी 400 रुपये फीस रखी गई है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात करते हैं। तो 3 प्रकार की वैकेंसीज थी, तो तीनों प्रकार की वैकेंसी में अलग अलग शैक्षणिक योग्यता इसमें मांगी गई है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं गोपनीय पद के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या मांगी गई है। तो भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष अर्हता। तो सबसे पहले आपको इसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए कि बीए बीएससी या अन्य किसी स्ट्रीम में अगर आप ग्रेजुएशन है तो निश्चित रूप से आप इसमें डाल पाएंगे। ग्रेजुएशन होना चाहिए, चाहे फिर वो बीटेक क्यों ना हो। और इसमें दूसरा इनमें बात की गई है, पहला तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। दूसरा कम से कम 25 वर्ड प्रति मिनट
गति से हिंदी टंकन मतलब हिंदी टाइपिंग होनी चाहिए। इनक्रिप्ट कीबोर्ड पर यूनिक्स कोड में होगा ये, तथा कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी टंकन होना चाहिए। तो इन्होंने हिंदी में 25 वर्ड मांगे हैं। कितने मांगे हिंदी में? हिंदी में इन्होंने कहा कि हमें 25 वर्ड प्रति मिनट चाहिए। मैं इधर लिख देता हूँ, 25 वर्ड प्रति मिनट चाहिए, ठीक है। और अगर बात करेंगे इंग्लिश में तो 30 वर्ड प्रति मिनट चाहिए इनको। ये इनकी टाइपिंग की स्पीड इन्होंने मांगी हुई है। आगे देखते हैं क्या लिखा है। न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट। हाँ, इसमें देखिए एक चीज और चाहिए है, न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी आशुलिपिक श्रुतलेख उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड के सफल अभ्यर्थियों को घोषित किया जाएगा, ठीक है। अगर आप हिंदी आशुलिपित श्रुतलेख कर पाते हैं, शॉर्ट हैंड अगर आप कर पाते हैं हिंदी में, तो निश्चित रूप से इसमें आप डाल पाएंगे किसमें? गोपनीय पद के लिए। गोपनीय पद के लिए आपको हिंदी में शॉर्ट हैंड आनी चाहिए। उसके बाद इन्होंने कहा है भारत सरकार के राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के कंप्यूटर में ओ लेवल की परीक्षा उत्तीर्ण करना अथवा सरकार के समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता धारित करना होना चाहिए। देखिए, अगर आपने मेरा पिछला वाला लेक्चर देखा होगा जिसमें मैंने कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए की भर्ती का जिक्र किया था, उसमें क्वालिफिकेशन ओ लेवल के समकक्ष किसको किसको बताया गया है, वो लेक्चर आप लोग जरूर देखिएगा। उसमें मैंने पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है कि लगभग 28 कोर्स ऐसे हैं जो कि ओ लेवल के समकक्ष उत्तर प्रदेश सरकार ने माने हुए हैं। उसके साथ साथ कुछ इंजीनियरिंग के जो डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं उनको भी इन्होंने रखा हुआ है, हालांकि इसमें भी मैं उनका जिक्र करूंगा। तो इन्होंने कहा है कि ओ लेवल भी होना चाहिए। तो इसके लिए इन्होंने 4 योग्यताएं बताई हैं। पहला तो आप स्नातक होना चाहिए, दूसरा आप 25 वर्ड प्रति मिनट में हिंदी टाइपिंग होनी चाहिए, और 30 वर्ड प्रति मिनट आपकी इंग्लिश टाइपिंग होनी चाहिए, और आपकी हिंदी में शॉर्ट हैंड आनी चाहिए 80 वर्ड प्रति मिनट की दर से, ठीक है। इसके साथ साथ आपको ओ लेवल का प्रमाण पत्र होना चाहिए, या फिर ओ लेवल के समकक्ष की कोई डिग्री अगर आपके पास है तो निश्चित रूप से आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। अब देखते हैं दूसरे प्रकार की जो भर्ती थी, उसमें है लिपिक के लिए। तो लिपिक के लिए उन्होंने क्या कहा है कि सिंपल सा आपके पास कोई ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, किसी भी स्ट्रीम में होगी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, और 25 वर्ड प्रति मिनट की हिंदी टाइपिंग और 30 वर्ड प्रति मिनट की आपकी अंग्रेजी टाइपिंग होनी चाहिए, ठीक है। कीबोर्ड इंस्क्रिप्शन वही रहेगा। तो आपने कहा कि 30 वर्ड प्रति मिनट हिंदी में और 30 वर्ड प्रति मिनट अंग्रेजी में और 25 वर्ड प्रति मिनट हिंदी में टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। उसके बाद इन्होंने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी में वही ओ लेवल का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, या फिर उसके समकक्ष जो भी अर्हताएं हैं उसके बराबर आपकी समकक्ष योग्यताएं चलेंगी। अगला देख लेते हैं। अगला है हमारा पुलिस लेखा में। देखिए, लेखा में थोड़ा सा बदल जाता है। ग्रेजुएशन में कोई भी डिग्री नहीं चलेगी, लेकिन एक पार्टिकुलर स्ट्रीम इन्होंने चूज की हुई है। कौन सी स्ट्रीम? विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक उपाधि, वाणिज्य में, अर्थात कॉमर्स से जिन लोगों ने क्या किया होगा या लेखा, ठीक है, शास्त्र, तो कॉमर्स या अकाउंटिंग से जिन लोगों ने स्नातक या परा स्नातक किया हुआ है तो वो लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो स्नातक या परा स्नातक जिन लोगों ने लेखा और वाणिज्य से किया हुआ है तो वो लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे। लेखा और वाणिज्य को कहते हैं कि एक तो होता है आपका कॉमर्स और एक होता है आपका अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग और कॉमर्स से अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है या पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप लेखा के लिए आवेदन कर पाएंगे। हालांकि इसकी कट ऑफ बहुत कम जाती है, ना के बराबर जाती है, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट बहुत कम मिल पाते हैं जिन लोगों के पास ये सारी योग्यताएं हों। एक तो या तो वो कॉमर्स से ग्रेजुएशन होते हैं लेकिन उनके पास हिंदी टाइपिंग या इंग्लिश टाइपिंग नहीं होती है, या फिर वो उनके पास वो लेवल का सर्टिफिकेट नहीं होता है। ये सब चीज़ें उनको जरूरी होती है। तो कम से कम 15 वर्ड प्रति मिनट की गति से हिंदी टंकर। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि सिर्फ और सिर्फ हिंदी टाइपिंग पूछी गई है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हिंदी टाइपिंग पूछी गई है, वो भी 15 वर्ड प्रति मिनट। बहुत कम है मेरे ख्याल से। इतना तो नॉर्मली व्यक्ति कर ही लेगा अगर वो कंप्यूटर का थोड़ा वो चला लेता है और हिंदी टाइपिंग की थोड़ी भी नॉलेज है तो, ठीक है। आगे देखते हैं भारत सरकार के राष्ट्रीय, अच्छा हाँ, ओ लेवल, और ओ लेवल इसमें भी चाहिए। तो ओ लेवल तीनों में चाहिए है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, या फिर उसके समकक्ष होना चाहिए। अब देख लेते हैं कि इसकी और कोई कोई योग्यता है। हाँ, आयु, आयु के बारे में इन्होंने बात की हुई है। तो आयु इसमें 21 वर्ष होनी चाहिए मिनिमम। मिनिमम देखिए, एएसआई की भर्ती के लिए आपको मिनिमम 21 वर्ष तो होना ही चाहिए, और अधिकतम 28 वर्ष, अधिकतम 28 वर्ष इन्होंने रखी हुई है। तो मिनिमम 21 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष। डेट इन्होंने ली है 1/7/2025 को आपकी ये योग्य 21 वर्ष हो जानी चाहिए, और अधिकतम 1 जुलाई 1997 से पूर्व का नहीं होना चाहिए, और ये कह रहा है 1 जुलाई 2004 के बाद का ना हो। तो
कह सकते हैं कि 1 जुलाई 1997 से 1 जुलाई 2004 तक के बीच के जो स्टूडेंट हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। और साथ ही साथ अगर आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं तो आप SC, ST, OBC का लाभ जो है वो कैटेगरी में जो एज में छूट मिलती है उसका आप लाभ ले सकते हैं। OBC, SC, ST में इनको 5 साल की छूट मिलती है, उसको यहाँ पे छूट आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं इसमें इसके फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट क्या होगा, इसका शारीरिक मानक परीक्षण क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए कम लंबाई का मैंने जिक्र किया था, तो यहाँ पे लंबाई बहुत कम ली जा रही है। लंबाई ली जा रही है 163 सेंटीमीटर, 163 सेंटीमीटर। किन लोगों के लिए? तो चाहे वो UR के हों, चाहे वो SC के हों, चाहे वो OBC के हों, इन तीनों लोगों के लिए कितनी लंबाई ली जा रही है? आपकी 163 सेंटीमीटर इसमें हाइट चाहिए है। उसके साथ साथ अनुसूचित जनजाति, अब यहाँ पे थोड़ा सा ST के लिए राहत की बात है कि 165 सेंटीमीटर, 156 सेंटीमीटर की इसमें हाइट ST वालों के लिए रखी गई है। इसके बाद बात करते हैं सीना में, तो सीना में आपको 77 सेंटीमीटर और अनुसूचित जाति, सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्गों, अनुसूचित जातियों के लिए, हाँ बहुत अच्छा। इसमें देखिए सीना में भी कुछ छूट मिली है। नॉर्मल कांस्टेबल का जो होता है वो कितना होता है? 78 से 82 होती है, 78 से 83, 84 ऐसी होती है, या 79 से, तकरीबन 79 से लिया जाता है, तो 79 से होती है। यहाँ पे देखिए कितनी कह दिया गया, 77 से आपका 82 सेंटीमीटर होना चाहिए चेस्ट, और 5 सेंटीमीटर फुलाना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं फुला पाते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। वहीं ST के लिए देखिए कुछ छूट है, 75 से 80 सेंटीमीटर, तो ST के लिए यहाँ पे कुछ छूट है सीना में भी, तो ये आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, महिलाओं के लिए क्या बात की गई है? तो महिलाओं के लिए हाइट में बात की गई है कि महिलाओं की हाइट जो है 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए, देखिए ये वाली हाइट। और किन लोगों के लिए होनी चाहिए? तो सामान्य वर्ग और पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति, UR, OBC और SC के लिए आपकी 150 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए 145 सेंटीमीटर भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब लड़कियों के लिए स्पेसिफिक इन्होंने वजन का कर दिया है कि वजन 40 किलो होना चाहिए। अक्सर लड़कियों का वजन कम होता है, तो इन्होंने कह दिया है कि लड़की अगर कोई 40 किलो से कम की है तो उसको हम लोग नहीं लेंगे, 40 किलो से ऊपर की वजन होना चाहिए। ठीक है, आप देख लेते हैं कि जो योग्यता से संबंध में उत्तर प्रदेश शासन ने जो एक लेटर जारी किया था, O लेवल के समकक्ष, देखिए इसका विषय भी है कंप्यूटर कोर्स O लेवल तथा उसकी समकक्ष निर्धारित किए जाने के संबंध में। देखिए क्या क्या इन्होंने निर्धारित किया है, इनका इन्होंने एक लिस्ट बना के दी हुई है, ये मैंने पिछले लेक्चर में कवर भी किया था, तो अगर हम इसमें भी कर लेते हैं। देखिए 28 प्रकार के इसमें डिप्लोमा है, आप लोग देख सकते हैं इसमें। सबसे पहले सॉरी, डिप्लोमा इन ऑफिस ऑटोमेशन एंड पब्लिशिंग, डिप्लोमा इन ऑफिस मैनेजमेंट एप्लीकेशन, डिप्लोमा इन कंप्यूटर, सॉरी एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, जिसको कहते हैं ADCA। ADCA आपका 1 वर्ष का होता है, बहुत सारे लोग ये इंस्टीट्यूट से कर लेते हैं। अगर आप एक रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट से किए हुए हैं तो ऑब्वियसली आपका ये सर्टिफिकेट चलेगा, लेकिन ये सर्टिफिकेट पहले का होना चाहिए भर्ती के नोटिफिकेशन से। ठीक है, अगला है आपका एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर हार्डवेयर, advanced diploma in computer programming, diploma in computer application, diploma in computerized finance accounting, diploma in computer skills, diploma in computer teacher training, diploma in programming, diploma in information system audit, diploma in software management, diploma in information technology, diploma in software technology, diploma in desktop publishing, diploma in computer application, diploma in computer application and system management। अगला क्या है? डिप्लोमा इन मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, और कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन सिस्टम नेटवर्किंग कोर्स, और एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, एडवांस डिप्लोमा इन हार्डवेयर एंड टेक्नोलॉजी, सॉरी नेटवर्क, एडवांस डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑटोमेशन डाटा प्रोसेसिंग कोर्स, एडवांस डिप्लोमा इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर वेब डिजाइनिंग। इसके साथ ये आपकी 28 योग्यताएं जो हैं वो O लेवल के समकक्ष मानी गई हैं। कितनी? 28 योग्यताएं जो इन्होंने एक लिस्ट बना के दी है कि ये योग्यताएं आपकी 10 O लेवल के समकक्ष मानी गई हैं, 1 साल के समकक्ष मानी गई हैं। इसके साथ साथ इन्होंने और भी डिस्क्राइब किया है अगले पॉइंट में। अगले पॉइंट में इन्होंने कहा है कि मान्यता प्राप्त निजी सरकार संस्थान से 10+2 या स्नातक के उपाधि के उपरांत की जाने वाली कम से कम 1 वर्ष की अवधि की PG DCA और DCA पाठ्यक्रम भी इसमें इसके O लेवल के समकक्ष होंगे।
इसके साथ साथ इन्होंने और भी ये सारे बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है, तो ऐसे लोग इसमें डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए एक अच्छी बात, यहाँ पे ये लास्ट पॉइंट पॉइंट नंबर 10 देखिएगा, आईटीआई के। अब यहाँ पे देखिए कुछ आईटीआई के स्टूडेंट भी हैं। आईटीआई के 52 सप्ताह का कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्ट, ये स्पष्ट नहीं दिख रहा है, असिस्टेंस होगा, कोपा कोर्स उत्तीर्ण हो। तो आईटीआई से जिन लोगों ने कोपा से उत्तीर्ण किया है तो वो भी इसमें डाल सकते हैं, बिल्कुल एएसआई बन सकते हैं अगर आपने कोपा से आईटीआई किया है। तो ऐसे बहुत सारे इसमें देखिए कोर्स लिखे हुए हैं। DOEACC ये भी आपका वैलिड है। तो बीएससी, आईटी, एमसीए, बीटेक, नोबल में किसी प्रकार की कंप्यूटर, बीसीए, एमसीए, साइबर सिक्योरिटी, बीएससी कंप्यूटराइज, ये आप बेसिक इसको विस्तार पूर्वक अगर आपको पढ़ना है तो आप लोग इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करिएगा, वहां से आपको ये लास्ट में दिख जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ 10 नंबर पॉइंट हम आपको बता रहे थे, ऐसे स्टूडेंट हैं जो डिप्लोमा किए हुए हैं किन किन चीज़ों से, जो जो लोग कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए में डाल देते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि इसमें नहीं डाल पाते हैं। कारण है कि जो 3 ब्रांचेस जो उसमें कंप्यूटर ऑपरेटर में ऊपर ही डिस्क्राइब कर दी गई थी कि ये 3 ब्रांचेस आपके डाल सकते हैं, जैसे सीएस था, आईटी था और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं कहा गया है, तो इसमें स्टूडेंट नहीं डाल पाते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि जब हमारा ओ लेवल के समकक्ष है डिप्लोमा, तो हम निश्चित रूप से एएसआई में भी डाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 10 नंबर पॉइंट आप बड़ा गौर से पढ़िएगा। केंद्र सरकार के किसी भी बोर्ड, विश्वविद्यालय, यूजीसी या एआईसीटीई डॉइक के मान्यता प्राप्त निजी संस्थान में 3 वर्षीय डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, देख लीजिए, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग उत्तीर्ण हो। तो ये 10 नंबर पॉइंट है आपका। ये बताता है कि आपका कंप्यूटर इंजीनियरिंग में अगर आपने डिप्लोमा किया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपने अगर डिप्लोमा किया है और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में अगर आपने 3 वर्ष का डिप्लोमा उत्तीर्ण किया है, तो आप निश्चित रूप से एएसआई के पद को भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी आपकी योग्यता के बारे में बात, ठीक है। ये लेटर उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी किया हुआ है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप निश्चित रूप से इसको अप्लाई करिएगा। और ये आपकी पूरी जानकारी थी जो मैंने आपको इस लेक्चर में दी है। अगर कोई आपका डाउट रह जाता है तो आप कमेंट जरूर करिएगा। आप चाहे कंप्यूटर ऑपरेटर से संबंधित हो, चाहे आपकी नॉर्मल यूपी पुलिस की जो भर्ती आई है उससे संबंधित हो, चाहे आपकी एएसआई से संबंधित कोई भी डाउट हो आज के लेक्चर में, तो आप कमेंट जरूर करिएगा। आप इसको आवेदन करिएगा कि जो लोगों हाइट ज़्यादा जिन लोगों की एज ज़्यादा हो चुकी है और वो नॉर्मल पुलिस में भर्ती नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि उनकी ओवर एज हो गई है, तो इस कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए में और उसके साथ साथ आप एएसआई में आवेदन कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। और इसकी सिलेबस की जानकारी मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, क्योंकि ये लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाएगा और इसका विस्तृत सिलेबस की जानकारी मैं आपको उसमें दूंगा। तो ये चूंकि मैंने इसी साल इसका एग्जाम दिया था, कंप्यूटर ऑपरेटर का भी दिया था और एएसआई का भी दिया था, जो 2023 में भर्ती आई थी उसका दिया था, और मैंने इसका रिटन क्वालिफाई भी किया हूँ। टाइपिंग वगैरह का अभी टेस्ट चल रहा है, DBPST एएसआई की होनी है और कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए की जो है वो टाइपिंग वगैरह हो चुकी है, चल भी रही है कुछ स्टूडेंट की। तो इस तरीके से हो चुका है आपका, और आगे हम लोग मिलते हैं फिर नए लेक्चर में। तब तक आप देखते रहिएगा कंपटीशन वाला यूट्यूब चैनल। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे और नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखेंगे तो जैसे ही मैं कोई नया नोटिफिकेशन आएगा तो उसका मैं आपको जानकारी दूंगा, तो आपके पास एक नोटिस पहुंच जाएगा और आप उसको देख करके अपनी तैयारी को बूस्ट कर पाएंगे। इसकी और मैंने छोटे छोटे टॉपिक्स में जो डिमांडेबल टॉपिक होते हैं, जो फैक्ट से संबंधित चीज़ें होती है, उनको मैं वीडियोस लाता रहता हूँ, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर किसी नए लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वेरी मच।